वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होमी इंग्लिश। तो दोस्तों, एचएस एग्ज़ाम क्लास 12 का अंडर वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन चल रहा है और 4 तारीख को 4 अप्रैल 2022 यानी 4 अप्रैल को इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ। इंग्लिश में देखो यहाँ बी लिखा गया है क्योंकि इंग्लिश जिन लोगों का सेकेंड लैंग्वेज के रूप में होता है उसके लिए यहाँ पर बी लिखा जाएगा। जैसे आपका हिंदी या बंगला होगा तो वहां पर ए लिखा रहेगा कोड में। तो इंग्लिश बी का इंग्लिश बी का पेपर 4 तारीख को हो गया, न्यू सिलेबस वाला जो 2022 का इस साल में। इस साल का खास बात यह था कि 2 चैप्टर कोविड की वजह से घटाया गया था, जो मैं ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका हूं जब पार्ट बी को सॉल्व करके दे रहा था। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रामर के पर्टिकुलर क्वेश्चंस को। ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं, 6 ग्रामर के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं आर्टिकल प्रीपोजिशन का बात नहीं कर रहा हूं, जो रियल ग्रामर का क्वेश्चन होता है, वॉइस नरेशन वगैरह, उसके क्वेश्चंस को हम लोग आज देखने वाले हैं और सॉल्यूशन में उसका प्रोवाइड करूंगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। देख लो, ये है सबसे पहला, आप यहां पर देखो 4 नंबर में 4 का ये क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन था। डू एज डायरेक्टेड, यहां आप देखो डू एज डायरेक्टेड यानी जिस तरह से निर्देशित किया गया उस तरह से आपको करना है। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है और मार्क्स भी देखो 6 मार्क्स करके है, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, टोटल 6 मार्क्स। 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। यहां पर खास बात समझने वाला है, यहां पर आपको और दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, यानी कि आपको या तो ये वाला करना है या तो ये वाला करना है, 2 में से एनी वन करना है। जो आपको सहज लगेगा एग्जामिनेशन हॉल में, जिसमें आपको ठीक लगेगा वो आप कर सकते हो। बाकी में आपको छूट नहीं, 1 2 3 4 5 करना ही पड़ेगा और 6 में आपको इख्तियार है, मर्जी है कि आप 2 में से कोई एक करो, या तो और वाला या ऊपर वाला। देख लो क्या क्या आया था। देखो दोस्तों, मैं अभी आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं, इसके बाद अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करके बताऊंगा प्रत्येक क्वेश्चन को इंडिविजुअली कैसे सॉल्व करते हैं। चलो मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं, बने रहिए इस वीडियो के साथ में। ये रहा सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस। यहां पर ये डायरेक्शन है, इसको ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी। चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, यानी डिग्री का ये क्वेश्चन है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, ग्रामर का खालिस क्वेश्चन है ये। तो पॉजिटिव डिग्री में हमको चेंज करना है ये गिवन सेंटेंस को। सबसे पहले तो आप पता करो कि दिया हुआ वाक्य किस डिग्री में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये सुपरलेटिव डिग्री की ओर इशारा कर रहा है, बिल्कुल ये सुपरलेटिव डिग्री में है। जब ये सुपरलेटिव डिग्री में है तो बचा 2 डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री, 2 में से किसी भी एक में बन जाएगा। बट डायरेक्शन में हमको 2 में से किसी एक में बनाओ नहीं बोला है, बल्कि पॉजिटिव डिग्री में ही बनाने के लिए बोला है। इसीलिए आपको ओवर स्मार्ट होकर यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाना है, बन जाएगा बोल के। जो डायरेक्शन में बोला है बिल्कुल उसी को बनाना है। तो देखो कैसे पॉजिटिव डिग्री में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो, जनरली मैं अपने बच्चों को जब पढ़ाता हूं तो उस वक्त टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके पढ़ाता हूं डिग्री को। टाइप 2 का ये अगर हम लोग एग्जाम्पल है, जो मेरे पास पढ़ते हैं वो समझ जाएंगे वीडियो देखेंगे तो। टाइप 2 का ये एक एग्जाम्पल है। टाइप 2 क्वेश्चन में हम लोग को क्या मिलेगा? देखो, ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस। तो टाइप 2 में जब भी हम लोग को अगर पॉजिटिव डिग्री में बनाना पड़े तो हम लोग का शुरुआत करते हैं नो अदर से। तो यहां हम लोग लिखेंगे नो अदर, लिख दिए नो अदर। उसके बाद में हम लोग यहां पर नो अदर के बाद में लिखेंगे यहां से यहां तक, थिंग इन द वर्ल्ड तक, ठीक है। तो नो अदर थिंग इन द वर्ल्ड, ये लिखेंगे नो अदर थिंग इन द वर्ल्ड। ये हो गया नो अदर थिंग इन द वर्ल्ड, ये एक सब्जेक्ट का काम करेगा। अब इसके बाद यहां पर लिखेंगे वर्ब। वर्ब कौन सा है? देखो वाज है, तो नो अदर थिंग इन द वर्ल्ड वाज। उसके बाद जो सुपरलेटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव था उसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो जब तो द मोस्ट हट जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो 2 एज के बीच घिरा रहेगा, हाँ उसके आगे तरफ वाला एज को हम लोग सो भी लिख सकते हैं। तो मैं सो लिख रहा हूं यहां पर, सो इंपॉर्टेंट, सो इंपॉर्टेंट एज, उसके बाद साइंस, यहां पर लिखेंगे साइंस। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। नो अदर थिंग इन द वर्ल्ड वाज सो इंपॉर्टेंट एज साइंस। हाँ, यहां पर आप इस सो के जगह में आप एज भी लिख सकते हो, ये भी सही है। बट नेगेटिव सेंटेंस में सो को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, चुना जाता है।
नो अदर थिंग इन द वर्ल्ड वाज एज इंपॉर्टेंट एज साइंस, अथवा नो अदर थिंग इन द वर्ल्ड वाज सो इंपॉर्टेंट एज साइंस। ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री बोला रहा था तो मैं लिख नहीं रहा हूं, मुंह से ही बता दे रहा हूं कैसे बनेगा वर्बली। साइंस वॉज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड, ऐसा बनता वो। खैर हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा दूसरा सवाल। आई डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव। देखते हैं डायरेक्शन क्या बोला। यूज द अंडरलाइन वर्ड एज द नाउन एंड रीराइट। यानी कि ये जो अंडरलाइन वर्ड दिख रहा है ना, इंटेंड, इसका नाउन रूप हमको व्यवहार करना है और सेंटेंस को दोबारा लिखना है। तो इंटेंड का नाउन होता है इंटेंशन, ये पहले हम लोग जान लेते हैं। इंटेंड का नाउन इंटेंशन, जिसका मतलब होता है इरादा। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे अभी नाउन में। तो कैसे चेंज करेंगे? अब आई डोंट इंटेंशन कर देंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि इंटेंड या वर्ब के रूप में व्यवहार हुआ है। अब जब वर्ब को हम लोग यहां पर नाउन बना दे रहे हैं तो एक वर्ब तो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। तो देखो किस तरह से बनेगा, यहां पर देख लो। आई हैव, ये मैं हैव को ही मेन वर्ब बना दिया। आई हैव नो इंटेंशन, आई हैव नो इंटेंशन। उसके बाद यहां से लेकर यहां तक तो आप उतार दो, टू गिव अप व्हाट आई हैव। टू गिव अप व्हाट आई हैव, ये होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर नाउन बन गया है इंटेंशन। हाँ, आप हैव नहीं लिख के, हैव नो लिख के आई डोंट हैव इस तरह से भी लिख सकते हो। आई डोंट हैव इंटेंशन, बात एक ही है, हमको नाउन बनाना था। याद रहे ग्रामर का जो क्वेश्चन आ रहा है ना, यहाँ पर जो ये डायरेक्शन दिया जाता है, जो कुछ भी, आपको बस ये मेंटेन करके चलना है मेरे भाई, मीनिंग चेंज ना हो, अर्थ बदली ना हो। भले स्ट्रक्चर में आप जितना भी उथल पुथल करना है ग्रामेटिकली कर लो, लेकिन अर्थ सेम रहे। तो यहां पर इस वाक्य का जो अर्थ है ना, इस वाक्य का भी वही अर्थ है। मेरा कोई इरादा नहीं है मेरे पास जो कुछ भी है उसको छोड़ देने का। यहां पर भी वही बात कह रहा है, आई हैव नो इंटेंशन टू गिव अप व्हाट आई हैव। फर्क सिर्फ क्या है, यहां इंटेंड है एक वर्ब और यहां इंटेंड एक नाउन हो गया, जो डायरेक्शन क्वेश्चन का डिमांड भी था। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। द डोर वॉज ओपन टर्न इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमको बनाना है। अब यहां पर कोई सिंपल सा ऐसा कर देगा, द डोर वाज नॉट ओपन, नेगेटिव तो हो गया। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के हिसाब से इन सारे प्रश्नों को हल करना है। यानी कि सेंटेंस को नेगेटिव भी कर लेना है और साथ में मीनिंग को भी अनचेंज रखना है। अगर आपका मीनिंग बदली हो गया, बाल के बराबर भी अगर मीनिंग चेंज हो गया ना, समझ लो कि आपने गलत कर दिया है कहीं पर। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग को आपको बदलना नहीं है, भले स्ट्रक्चर आपको चेंज हो जाए। तो यहां पर द डोर वाज नॉट ओपन करोगे ना तो नेगेटिव तो हो जाएगा सेंटेंस, बट डिमांड कंप्लीट नहीं होगा, सेंटेंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा डायरेक्शन को, इसलिए वो गलत होगा। तो मीनिंग को सेम रखना है। तो कैसे सेम रखेंगे? पढ़ के देखो ना। दरवाजा खुला था, अगर आप नेगेटिव में बोलोगे तो कैसे बोलोगे? दरवाजा बंद नहीं था। दरवाजा बंद नहीं था इसका मतलब खुला था। एक है दरवाजा खुला था, दूसरा सेंटेंस है दरवाजा बंद नहीं था। दोनों ही क्या एक ही बात को नहीं कह रहा? क्या दोनों का मीनिंग अर्थ सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है, एक ही है। लेकिन दरवाजा खुला था ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, दरवाजा बंद नहीं था ये नेगेटिव सेंटेंस है। बस वही आपको कर देना है यहाँ पर। तो इसका तरीका क्या है करने का? देखो यहाँ पर एक हेड वर्ड मिलेगा, एक मुख्य शब्द मिलेगा। इस शब्द का आपको एंटीनिम लिखना है, यानी ऑपोजिट वर्ड लिखना है और सेंटेंस को नेगेटिव कर देना है नोट से। तो कैसे बनाएंगे? देखो, द डोर वाज नॉट, नेगेटिव बन रहा है नॉट। अब ओपन का ऑपोजिट लिख लो, तो ओपन का ऑपोजिट क्या होगा? क्लोज, तो क्लोज लिख लिया। तो डोर वाज नॉट क्लोज, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप शट लिख सकते हैं, ये भी चलेगा। शट या क्लोज दोनों ही ठीक है। द डोर वाज नॉट क्लोज हो गया आपका, ये नेगेटिव भी हो गया और सेंटेंस का अर्थ भी सेम है। द डोर वाज नॉट क्लोज का मतलब क्या हुआ? दरवाजा बंद नहीं था, यानी कि खुला था। बस दोनों का मीनिंग एक हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? कोई कोई लोग मैंने एग्जामिनेशन हॉल में देखा, इस क्लोज के जगह में वो क्लोज्ड लिखे हैं, इस तरह करके, है ना, मतलब ईडी लगा दिए हैं। बहुत ज्यादा वाइटल मिस्टेक तो नहीं है, एग्जामिनर उसमें मार्क्स दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड, चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज करना है। देखो, जब वॉइस चेंज करना है तो सबसे पहला काम करना होगा आपको, किस वॉइस में दिया है वाक्य, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, ये पता लगाओ। तो मेन वर्ब को देखते ही आपको पता चल जा रहा है। मेन वर्ब देखो V4 है। कभी भी पैसिव वॉइस में V4 यूज होता ही नहीं है, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, इसलिए तो एक्टिव है। एक तो ये लॉजिक है। दूसरा लॉजिक आप डूअर और सब्जेक्ट से भी पकड़ सकते हो। यहाँ पर देखो, सब्जेक्ट क्या है? हर्मिट,
और डूअर कौन है? डिगिंग का काम कौन कर रहा है? ग्राउंड को हर्मिट ही कर रहा है, यानी कि जब भी सब्जेक्ट और डूअर सेम होता है वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, हमें इसको पैसिव वॉइस करना है। तो पैसिव वॉइस में देखो उलटफेर करना होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को। ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये है हमारा वर्ब का चौथा फॉर्म, और ये वाज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। सभी चीजें हमने कर दिया, तो क्या करेंगे हम? इस तरह से क्रॉस करने वाले हैं। द ग्राउंड को पहले लिखेंगे हम, द ग्राउंड लिख दिए, है ना। द ग्राउंड सब्जेक्ट लिख दिया, मैंने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब वर्ब लिखेंगे वाज, तो वाज ही है, तो ठीक है। डिगिंग वर्ब का चौथा फॉर्म है, इसीलिए बीइंग लगेगा। उसके बाद हम लोग वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करेंगे, डिगिंग का डग, ये हुआ वर्ब का तीसरा फॉर्म। उसके बाद में हम यहाँ पर बाय लिखेंगे और एजेंट को लिख देंगे, यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो बाय द हर्मिट यहां हो जाए, बाय द हर्मिट, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ग्राउंड वॉज बीइंग डग बाय द हर्मिट। क्लियर, वॉइस चेंज बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है? माय फादर कुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स, चेंज द वॉइस। यही स्ट्रॉन्ग रूट्स रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम, प्रोज से लिया गया है। बहुत ही सुंदर एक आत्मकथा है, वहां पर आत्मजीवनी है, उनका बचपन का कहानी है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित था। बोल रहा है कि माय फादर कुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट, इसको भी वॉइस चेंज करना है। तो सबसे पहला काम क्या है? हमको सब्जेक्ट ये पता करना है, ये वर्ब का हेल्पिंग वर्ब कुड जो मॉडल की तरह काम करेगा, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये पार्ट पूरा ऑब्जेक्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट। तो पहले ये पार्ट हम लोग का इधर आ जाएगा और ये पार्ट इधर जाएगा, है ना। तो कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट को पहले लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स, ये लिख दिया हमने, सब्जेक्ट लिखा। अब कुड V1 रहने से क्या करना पड़ता है? चेंज कुड बी V3 में। तो हम यहां पर लिखेंगे अभी कुड बी, उसके बाद V3 करेंगे, कन्वे को V3 जब करेंगे तो कन्वेड हो जाएगा, कन्वेड YED जोड़ेंगे, कन्वेड। उसके बाद बाय लगा के हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि माय फादर यहां पर हो जाए, माय फादर। यह हुआ इसका करेक्ट आंसर। कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स कुड बी कन्वेड बाय माय फादर, याद रहे, कुड बी कन्वेड। ठीक है, पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, as soon as she left the train she would forget our brief encounter turn into a negative sentence। नेगेटिव सेंटेंस में आपको बदली करना है, चेंज करना। इस चैप्टर का है, याद आ रहा है? एग्जैक्टली, द आइज हैव इट, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। द आइज हैव इट चैप्टर का है। देखो जब भी सेंटेंस में एज सुन एज रहेगा ना, और आपको नेगेटिव करने को बोला जाएगा, देखो इसमें नेगेटिव करने को बोला जाए या चेंज द डिग्री बोला जाए ना, तब भी आंसर एक ही होगा मेरे भाई। क्योंकि ये देखो एज सुन एज कौन सा डिग्री में? पॉजिटिव डिग्री में। अगर बोल देगा कंपेरेटिव डिग्री में करो, सुपरलेटिव तो नहीं, कंपेरेटिव डिग्री में करो, तब भी आंसर यही होता। एज सुन एज के जगह हम लोग लिखेंगे नो सूनर, नो सूनर लिख दिए। नो सूनर लिखने के तुरंत बाद में यहां पर सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। अब इस क्लॉज को देखो, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहां पर दिख रहा है? कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, तो वर्ब में छुपा हुआ रहता है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब का दूसरा फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डिड हो सकता है, तो हमने यहां पर डिड किया। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे शी, उसके बाद में वर्ब लिखेंगे लेफ्ट, लेकिन लेफ्ट तो अब V1 बन जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा लीव। बाद द ट्रेन, नो सुनर डिड शी लीव द ट्रेन, और जहां कोमा था ना, जहां पर क्लाउड चेंज हुआ था इस जगह में, वहां हम लिखेंगे देन, THAN, याद रहे यही THAN ही लिखना है, THEN मत लिख देना। उसके बाद इस पार्ट को सेंटेंस का हूबहू आपको उतार देना, कुछ चेंजेस नहीं करना, यानी कि शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर, इसको जो का त्यों लिखना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। आवर ब्रीफ एनकाउंटर, समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। नेगेटिव भी हो गया सेंटेंस, और डिग्री चेंज करने बोलता ना तब भी होगा, क्योंकि देखो सूनर वर्ड ये कंपेरेटिव डिग्री को दर्शा रहा है। अच्छा एक और बात, यहाँ पर कोई डिड की जगह ना हैड लिखे तब भी चलेगा मेरे भाई, लेकिन हैड अगर करते हो तो एक चेंजेस लाना होगा। ये जो मेन वर्ब है ना, इसको वर्ब का तीसरा फॉर्म यानी कि लेफ्ट लिखना होगा, ये फर्क करना होगा। मैं पढ़ दे रहा हूं, नो सूनर डिड शी लीव द ट्रेन देन शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ एनकाउंटर, एक तो ये बनेगा, अथवा नो सूनर हैड शी लेफ्ट द ट्रेन देन शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ। करेक्ट है, उम्मीद है समझ में आया होगा।
अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का ही और पार्ट, लेकिन यानी कि जो नो सुनर वाला कर लेगा उसको ये करने का जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, लेकिन मैं इसको भी बता दे रहा हूँ। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच है, यानी कि नरेशन चेंज करने को दिया गया है। द जार सेड, जार वाला बात किस में है? एग्जैक्टली 3 क्वेश्चन में है। लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा हुआ प्रोज, एक शॉर्ट स्टोरी, बहुत ही सुंदर एक लेसन के साथ है वो शॉर्ट स्टोरी। द जार सेड, इनवर्टेड कॉमा स्टार्टेड, आई कम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। अब इसको हमको नरेशन चेंज करना, इनडायरेक्ट स्पीच में गया हुआ सेंटेंस दिया हुआ डायरेक्ट स्पीच में। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर वाइज मैन को बड़ा ध्यान देना मेरे भाई, क्योंकि वाइज मैन यहाँ ऑब्जेक्ट जैसा दिख रहा है और एड्रेसिंग जैसा भी दिख रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही है वाइज मैन, लेकिन एड्रेसिंग के रूप में हम लोग इसको ऐसा बनाएंगे। मैं जो बना रहा हूँ इसके अलावा भी एक और दूसरा बनाया जा सकता है, मुझे ये पसंद है जो मैं बना रहा हूँ और ये सबसे अच्छा है, करेक्ट है। हम यहाँ लिखेंगे एड्रेसिंग हिम, ऑब्जेक्ट एक हिम लगा रहे हैं क्योंकि मैन बोला है, एज वाइज मैन, कोमा डालेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। द जार सेड दैट, उसके बाद चेंज करेंगे आई को, जार के हिसाब से प्रोनाउन चेंज ही हो जाएगा। कम टेंस चेंज के हिसाब से केम बन जाएगा, तो यहाँ पर केम हो जाएगा। उसके बाद टू और यू, ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। उसके बाद में वाइज मैन उधर चला गया। फॉर एन आंसर, फॉर एन आंसर टू, और माई भी प्रोनाउन के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो हिज हो जाएगा, टू हिज क्वेश्चंस। ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। एक बार पढ़ दे रहे हैं। एड्रेसिंग हिम एज वाइज मैन, इस वाइज मैन की वजह से यहाँ पर एड्रेस किया गया है, क्योंकि वाइज मैन तो उसका नाम नहीं था ना, उसका नाम तो हर्मिट था। अगर जो लोग प्रोज का स्टोरी पढ़े पता है, वाइज मैन कह के उसको संबोधित किया गया, यानी कि एड्रेस किया है जार ने, तो इसीलिए हम लोग इसको लिख दिया है एड्रेसिंग हिम। हिम मने हर्मिट, क्योंकि नाम तो आया ना, इसलिए हमने हिम एक प्रोनाउन अपने तरफ से चूज कर लिए। एड्रेसिंग हिम एज वाइज मैन कॉमा, द जार सेड दैट ही केम टू हिम फॉर एन आंसर टू हिज क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा हमारा ग्रामर पोर्शन का सिर्फ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एचएस का एग्जाम में आया था, जो 4 अप्रैल को ये एग्जाम हुआ था ना इंग्लिश का। तो आप लोगों ने देखा, मिलाया, आपने क्या बनाया था, एग्जामिनेशन हॉल में चेक किया होगा, कितना मार्क्स पा रहे हैं ये भी पता चल चुका होगा। ओके, फिर स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वीडियो को वायरल कर दो, फैला दो अपने दोस्तों तक, सभी को मौका दो पढ़ने का। ओके, फिर टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा, बाय बाय।